आज इस खास कार्यक्रम में जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो पश्चिमी निमाड़ की विधानसभा बड़वाह से आते हैं। बड़वाह वो विधानसभा है जो नर्मदा किनारे बसी हुई है। तो मुलाकात कीजिए नरेंद्र पटेल जी से, जो सीधी तौर पर हमसे आज बातचीत करेंगे। आखिर बड़वाह को लेकर उनका क्या कुछ विजन है, कौन से वे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वे बड़वाह में लगातार जुटे हुए हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। किस तरीके से आपके इस राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई, वो कौन से ऐसे मुद्दे थे या फिर उद्देश्य था जिन्हें लेकर आपने राजनीतिक जगत में कदम रखा? सन 85 में मेरे एक मित्र घनश्याम जी राठौड़ और रवि जोशी जी पुराने समय पे जब यूथ में थे, उस समय मुझे यूथ कांग्रेस का जिला महामंत्री बनाने का उन्होंने पहला अवसर दिया। और पूर्व में भी मेरे चाचा जी जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो भी राजनीतिक में कांग्रेस की राजनीति करते थे, जिससे कि मुझे भी वो महामंत्री का, यूथ कांग्रेस में महामंत्री का पद देकर उन्होंने कांग्रेस की सेवा करने का मौका दिया। उसके पश्चात जब सुभाष यादव जी सन 93 में इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने और मेरे चाचा विधायक बने, उस समय मुझे जिला कांग्रेस में महामंत्री के पद पर जिम्मेदारियां सौंपी और जिले में काम करने का मौका दिया। उसके बाद अरुण यादव जी जब यहाँ सांसद बने, उस समय ब्लॉक कांग्रेस की स्थिति कांग्रेस थोड़ी सी कमज़ोर थी। उस समय मुझे ब्लॉक कांग्रेस का निर्वाह करने का मौका दिया और मुझे ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर इस बड़वाह विधानसभा में मुझे मौका मिला कांग्रेस को सेवा करने का। उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव में उपचुनाव जब हुए थे तो मुझे जिम्मेदारी दी प्रदेश के महामंत्री के पद पर, और यही लगातार मैं जिम्मेदारियों लेकर कांग्रेस की पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस की सेवा करते चले आ रहा हूँ। नरेंद्र जी, बड़वाह विधानसभा की हम लोग बात करें तो किस तरीके के मुद्दे हैं? खास तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि जो किसान है वो निर्णायक भूमिका निभाता है और किसान ही वहाँ की राजनीति की दिशा और दशा भी तय करता है। हमने कहा कि ये मिर्ची उत्पादन का बड़ा केंद्र भी है, तो वो कौन से मुद्दे बड़वाह में आपको नज़र आते हैं खास तौर पर? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिशन 2023 को लेकर आखिर नरेंद्र पटेल कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? पिछली बार जब 2018 में कांग्रेस को मौका दिया और कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में बनी, किंतु किसी कारणवश कुछ विधायक अपने स्वभाव से या उनको पर्सनल लालच की वजह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई और पुनः भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रारंभ हुआ। पिछले 3 बार टर्म अगर देखी जाए और ये चौथी टर्म में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश पर शासन किया है, और इस शासन में मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश तो ठीक, लेकिन हमारी बड़वाह विधानसभा के लिए वर्तमान में जो तत्कालीन विधायक रहे, उन्होंने अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया पूर्ण रूप से। मतलब जो सन 2003 तक का जो विकास हुआ था, वही विकास बड़वाह विधानसभा में आज तक चले आ रहा है। मतलब पिछले 20 वर्षों में बड़वाह विधानसभा में एक भी कोई नया ऐसा उद्योग क्षेत्र ले लें, चाहे शिक्षा जगत में ले लें या कृषि के उसमें ले लें, कहीं भी उन्होंने किसी भी प्रकार की बड़वाह विधानसभा को लेकर जनता का और किसानों के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। ये मेरा मानना है। जी, सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा। क्या कुछ बड़वाह का किसान कहता है? और हम कहते हैं कि नर्मदा का किनारा है, दूसरी तरफ मिर्ची उत्पादन का बड़ा केंद्र भी है, लेकिन सुविधाओं को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसानों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका कितना निराकरण हुआ है या फिर कुछ और कमियां आपको नजर आती हैं? मैंने कहा ना मुझे पहले कि पिछले 20 वर्षों में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। और सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारे खरगोन जिले और निमाड़ में मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक है और उस मिर्च के मंडी जो बेड़िया के नाम से बचती है, वो एशिया में 2 नंबर की मंडी है और किसान लोगों का उत्पादन अधिक मिर्च के ऊपर ध्यान है और कपास की फसल के ऊपर ध्यान है वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि
इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद इन लोगों ने आज तक बेड़िया मंडी का विकास नहीं कर पाए। और पिछली बार जब सचिन यादव को 1 वर्ष का मौका मिला था, उसमें उन्होंने बेड़िया में कृषि उपज मंडी में पैसे स्वीकृत कर नई मंडी बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। उस वक्त वो भी ऐसे हालात कर दिए कि एक पहाड़ी के ऊपर निर्मित इन लोगों ने कर दी सरकार बदलने के बाद। और वहाँ पर मिर्ची ले जाना और लाना, न किसान वहाँ पर उस मंडी के अंदर मिर्ची ले जा सकता है, न व्यापारी अपनी मिर्ची को वहाँ से उठाकर लिफ्ट करके अपने ट्रक तक ले जा सकता है। कई प्रकार की बाधाएं आती है उसमें, टेकरी है, कहीं गाड़ी पलट जाती है, कहीं ठेला पलट जाता है। तो इस तरीके की इस मंडी में किसी प्रकार का इन लोगों ने 5 साल में विकास नहीं किया। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारी समस्या है। इसको निराकरण करना हमारा महत्वपूर्ण पहला मुद्दा रहेगा, जिससे कि कृषि की जो उपज है वो मंडी में निर्धारित समय पर निर्धारित मूल्य पर बिके। और जिस प्रकार से यहाँ पर बढ़वा में कृषि आधारित पर ही हमारा जिला है लगभग, तो हमें खरगोन जिले के अंदर ये मान के चलें कि कृषि कॉलेज की भी बहुत पूर्ण रूप से बहुत आवश्यकता है। तो मेरा मानना है कि बढ़वा में, क्योंकि एक बढ़वा एक सेंटर है जो खंडवा भी उस पास पड़ता है, इंदौर भी है और खरगोन जिला भी है, तो बढ़वा शहर में जहाँ कृषि उपज की मंडी है, ज़मीन है, वहाँ पर निश्चित तौर से कृषि कॉलेज अगर खुले तो निश्चित तौर से हमारे लोग, किसानों के जो किसान लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उस विद्यालय में पढ़कर आगे अपनी जिम्मेदारियां संभाल कर अपने रोजगार से लग सकते हैं। 2018 में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, जिस तरीके से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह की बात करें, इनके नेतृत्व में लगातार जो है वो जो काम हुए और सरकार भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बनाने में कामयाब हुए। 2023 में किस तरीके के आप परिणामों की उम्मीदें करते हैं? क्या कांग्रेस वही प्रदर्शन दोहराने की तैयारी में है? और ये दो बड़े चेहरे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों पूरी ताकत के साथ में जुटे हुए हैं, इनकी मेहनत रंग लाएगी? किस तरीके से आप देखते हैं? निश्चित तौर से कमलनाथ जी हमारे इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, सेंट्रल में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है, परिवहन में रहते हुए या कॉटन में कपड़ा मंत्रालय में रहते हुए कहीं उनके पास मंत्रालय रहे। उन्होंने अपना पूर्ण रूप से विकास करने का पूर्ण दायित्व निभाया। और जब उन्हें मौका मध्य प्रदेश में मिला तो निश्चित तौर से उन्होंने 2018 में अपनी सरकार बनाने में कामयाबी मिली। और उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और जो उठाए थे उनको पूर्ण करने का कार्य भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। जिस प्रकार से किसानों का कर्ज माफ़ी की बात करें या गरीब जो लोग हैं उनके लिए जो 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात कही हो, चाहे उन्होंने वृद्धा पेंशन और इस तरीके की बातें जो रही है वो भी उन्होंने 300 से जो 600 रुपये करने का जो निर्णय लिया था, ये सब पूरी जिम्मेदारियों से निर्णय उन्होंने किया और 1 लाख तक का किसानों का कर्ज भी माफ़ किया। जो डिफ़ॉल्टर किसान थे उनका 2 लाख रुपए का भी कर्ज माफ़ किया था। लेकिन कुछ कारणवशों से सरकार बदल गई और जो हमारे प्रमुख नेता जो मध्य प्रदेश के जो नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। उनका विचार, उनके सोच बड़े रहे। वो जब सेंट्रल में कृषि मंत्री रहे तब से कृषि के ऊपर उस क्षेत्र में ध्यान देते रहे। और जब उन्होंने 10 साल का मौका उनको भी मिला था मध्य प्रदेश में प्रशासन करने का, तो उन्होंने सुभाष यादव जी को साथ में लेकर और इंदिरा सागर परियोजना का इतना बड़ा डैम बनाया और ओंकारेश्वर डैम के नाम से जो दूसरा डैम का भूमि पूजन किया था, जो आज उस निमाड़ में पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि गुजरात तक का वो जो डैम हमारे जो बने हैं वो दिग्विजय सिंह जी, सुभाष यादव जी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की देन है। जो इन निमाड़ पर आज जो किसान अपने ललायित हो रहे हैं और जो किसान लोगों को जो आज फसलें उत्पादन करते हैं और जो गेहूं का पूरा पंजाब अगर बनाया है तो ये निश्चित तौर से ये इन नेताओं ने बनाया है और उससे आज हमको बिजली भी प्राप्त हो रही है। मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी, सुभाष यादव जी, उनके साथ में सांसद रहे ताराचंद जी पटेल साहब जो मेरे चाचा जी भी रहे, और
अरुण यादव सांसद रहे। इन लोगों ने जो मध्य प्रदेश में जो विकास पिछले 40 वर्षों में किया, वो संभवतः मैं समझता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में भी नहीं हो पाया और न किसी भारतीय जनता पार्टी के या जनसंघ के किसी सांसद या मुख्यमंत्री ने किया हो। जी, निमाड़ की हम लोग बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि मालवा और निमाड़ मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा भी तय करता है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बड़वाह से साथ भी मिला। हालांकि ये वजह अलग रही कि जब उपचुनाव हुए खंडवा में संसदीय सीट पर, उससे पहले ही कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत राजनीतिक घटनाक्रम हुए और हाल ही में जो है वो आपके विधायक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या कुछ 2023 के नए समीकरण बन रहे हैं और 2018 में जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा बड़वाह में, क्या लगता है कि वही जनता का साथ मिलेगा और कांग्रेस कितनी एकजुटता के साथ में बड़वाह में चुनावी मैदान में नजर आ रही? क्योंकि गुटबाजी की खबरें भी लगातार आती हैं, तकरार की खबरें भी सामने आती है, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस वहां पर जो है वो संगठन को एक साथ में लेकर आगे बढ़ रही है, खासतौर पर बड़वाह विधानसभा में? मैं समझता हूं कि बड़वाह विधानसभा में किसी प्रकार की कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है जी। और जो कुछ आप लोगों को दिखा भी होगा, ऐसे लोग जो हैं जो कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस से टिकट लेना चाहते थे, लेकिन वो न तो मैं ये इस आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को कहना भी चाहता हूं और अन्य लोगों से, मतदाता भाइयों से और जनता से भी ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लुभावने जो लोग आते हैं वो सिर्फ अपना नाम चलाने के लिए, पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान देने के लिए आते हैं। और वो लोग आए और कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी का उन्होंने मौका चयन किया, लेकिन वो आज तक कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य भी नहीं है और प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। ऐसे लोग कांग्रेस से आज टिकट मांगते हैं, लेकिन इन पे हम आने वाले समय पे निश्चित तौर से ऐसे लोग जो हैं उन लोगों पे हमको प्रतिबंध लगाना होगा, जिससे कि हमारी पार्टी मजबूत रहे, कमज़ोर ना हो। ऐसे लोगों पे हमें जो बड़वाह के अलावा भी कहीं एक दो विधानसभाओं में ऐसे हैं जो उड़न खटोले जैसे कहीं से बाहर से आ जाते हैं व्यक्ति और अपनी विधानसभा की सीधी दावेदारी, जिसको कोई पहचानता नहीं, और अपने पैसा खर्च करके और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए खास तौर पे मैं ये बात कहना चाहता हूं। सख्ती बरतने की आवश्यकता आपको लगता है? नरेंद्र भाई, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। आपने तमाम जो सुविधाओं की बात कही, तो क्या कुछ विजन है नरेंद्र पटेल जी का खास तौर पर बड़वाह को लेकर कि रोजगार की जो समस्या है, स्थानीय स्तर पर उद्योगों की बात हम लोग करते हैं, इसको लेकर कोई विज़न आपने तैयार किया है बड़वाह को लेकर कि कैसा बड़वाह होना चाहिए आपके नज़रिए से, और क्या कुछ जो है वो आप बड़वाह को अगर मौका मिलता है तो सौगात देंगे? निश्चित तौर से अगर मुझे पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है और जनता मुझे अपना मतदान देकर अगर मुझे विधायक के रूप में देखना चाहती है, तो मैं निश्चित ही, मेरे वैसे विचार हैं कि मैं इस बड़वाह विधानसभा में एक नया रोजगार का आयाम पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से सर्वप्रथम तो, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र प्रधान है, इसमें मैं कृषि कॉलेज का लाने का प्रयास करूंगा। दूसरी ओर जो मैंने पहले भी बताया कि जो सिंचित ज़मीन जो जहां पर रह गई है, उसमें उद्वहन योजना के माध्यम से उसको सिंचित कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़े। और हमारा क्षेत्र कॉटन कपास उत्पादक क्षेत्र भी है और यहाँ पर पूर्व में भी खरगोन में सूत मिल हमने बना रखी है और कहीं न कहीं सनावद में भी सूत मिल मध्य प्रदेश शासन की ओर से थी, लेकिन कहीं न कहीं सूत मिल का भी नया एक निर्माण कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ सूत तैयार हो और वही सूत आगे जाकर बिके और वो हम कहीं न कहीं उसको आगे करने का प्रयास करें। तीसरी चीज़, एक रोजगार का भी बहुत बड़ी एक अभी आज की स्थिति में देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं न कहीं हमारा बच्चा जब शिक्षित होकर आगे बढ़ेगा तो इसमें टेक्नोलॉजी में आज की तारीख में हमें विद्यालयों की आवश्यकता है। डिग्री कॉलेज वगैरह तो बहुत हैं, पूर्व में भी रहे हैं। हर समय पर शिक्षा को बड़वाह विधानसभा ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने साथ दिया, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज का जब वहाँ पर खोला गया विद्यालय, तो उसमें ज़मीन दान दी।
अगर हम बात करें डिग्री कॉलेज की तो उसमें भी सनावत के पूर्व नेताओं ने, इंदरचंद चौधरी, जगदीश चंद्र जी विद्यार्थी, ताराचंद जी पटेल, ऐसे लोगों ने एक व्यापारी से ज़मीन लेकर वहाँ डिग्री कॉलेज विद्यालय को खुलवाने का प्रयास किया। उसके बाद अगर कभी हम बात करें नवोदय विद्यालय की, तो उसकी भी ज़मीन हम लोगों ने गौशाला के माध्यम से, जो गौशाला की भूमि थी उससे दान लेकर उसमें नवोदय विद्यालय खुलाने का प्रयास किया। निजी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज रेवा गुजर के नाम से चल रहा है, वो विद्यालय भी आज की तारीख में उसमें 2500 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हमारा इस क्षेत्र का विकास रहा कि पूर्व में, बहुत समय पूर्व, मायाचंद दिगंबर जैन एक अर्धशासकीय स्कूल थी जिन्होंने अपनी खुद की ज़मीन पर निर्माण कर शिक्षा का जगत को फैलाने का प्रयास किया। तो ये बढ़वा विधानसभा के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोगों की मानसिकता है कि हमारा इस क्षेत्र का बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होकर कहीं देश विदेश में अपना काम करे और देश का नाम ऊंचा रोशन करे। एक रेवा पथ का मुद्दा आप हमेशा उठाते आए हैं इस विधानसभा में, क्या कुछ है? क्योंकि नर्मदा परिक्रमा को लेकर आपने कहा है कि तमाम देश भर से श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। रेवा पथ का मुद्दा आखिर क्या है और बड़वा विधानसभा में क्यों आखिर रेवा पथ को लेकर चर्चा है? एक पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा, अपने सनातन धर्म में जो एक प्रथा चली आ रही है कि नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल करना, उसका मुख्य बिंदु ओंकारेश्वर मंदिर से दर्शन कर ओंकारेश्वर से लगभग हर यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। ओंकारेश्वर मांधाता विधानसभा में आता है और वहाँ से 5 किलोमीटर बाद बड़वा विधानसभा प्रारंभ हो जाती है और वो पूरा खलघाट तक जाती है। तो इसमें रेवा पथ के नाम से हम लोग ये प्रयास करेंगे, प्रयास क्या करेंगे, निर्णय लेंगे कि पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा पूरे मध्य प्रदेश में है, लगभग गुजरात में कुछ हिस्सा है लेकिन मध्य प्रदेश में है। तो उन जो पैदल यात्री जो लोग हैं उनका रास्ता निर्माण कराया जाए पूरा, दोनों तरफ, उत्तर तट और दक्षिण तट पर। और जो यात्री अपने आश्रमों पे रुकते हैं और जो आश्रमों में जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं, उसमें ख़ास तौर पर मैं बड़वा विधानसभा में, और अगर सरकार बनती है तो निश्चित तौर से हमारा मुख्यमंत्री अगर कमलनाथ जी ही बनेंगे तो कमलनाथ जी से बात कर कर जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं होना चाहिए यात्रियों को रुकने की और यात्रियों को भोजन की व्यवस्थाएं होना चाहिए। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश के लोग उन यात्रियों को अपना भोजन कराते हैं और उनकी व्यवस्था रेवा पथ के नाम से नाम दिया जाएगा और उन परिक्रमावासियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। नरेंद्र पटेल जी, धार्मिक आयोजनों के जरिए भी चर्चाओं में बने रहते हैं। हाल ही में हमने देखा कि खाटू श्याम की भजन संध्या हो या फिर शोभा यात्राएं हों या फिर तमाम जो धार्मिक आयोजन हों, और राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहते हैं कि नरेंद्र पटेल जी कहीं न कहीं इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। ऐसा है कि मेरे परिवार में मेरे जो ग्रैंडफादर शिवाजी पटेल थे, उनकी उन्होंने सेवाएं अपनी समाज को दी। उन्होंने धर्मशाला और छात्रावास का निर्माण कराया। उनके पद चिन्हों पर चल कर मेरे चाचा जी ताराचंद जी पटेल, उन्होंने भी इस राजनीतिक क्षेत्र का माध्यम लेकर और इस बड़वा विधानसभा और खरगोन जिले को उन्होंने एक नया आयाम बनाने का कोशिश करी, जिसमें उनकी कई उपलब्धियां हैं। कॉलेज है, स्कूल है, इरिगेशन का क्षेत्र है, स्टॉप डैम बनाकर उन्होंने इरिगेशन का कार्य कराने का प्रयास किया। तो ये हमारे एक्चुअली देखा जाए तो ब्लड में है कि समाज की सेवा किस प्रकार से की जाए। और समाज एक सिर्फ जिस समाज से मैं हूँ उस समाज से मतलब नहीं है, हर एक समाज का दायित्व किस प्रकार से निभाया जाए, समाज की सेवा किन रूपों में की जाए और समाज के माध्यम से प्रदेश की स्थिति किस प्रकार से मजबूत हो और हमारा हर एक समाज का बच्चा पढ़ लिख कर किस प्रकार से आगे जाए। तो जब तक हमारे बच्चों में हम संस्कार नहीं डालेंगे तो बच्चा कहीं न कहीं पिछड़ जाएगा और गलत रास्ते पर चले जाएगा। तो वो हमारे ब्लड में है और उसको लेकर हम लोगों ने अंजाम चालू किया। मैंने समाज सेवा भी की, धार्मिक कार्यों में, कार्यक्रमों में, गणेश उत्सव पर में त्यौहार जो होते थे उस समय, नवरात्रि में त्यौहार होते थे अपने, जब मेरी उम्र 30 साल 25 साल की उम्र थी उस समय में उसका समिति का अध्यक्ष बनकर ये धार्मिक कार्यों का आयोजन करते रहता था।
साथ में गणेश उत्सव पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी उसमें चलाया करता था। तो ये हमारे एक हॉबी होती है कि हमारा क्षेत्र का व्यक्ति किस प्रकार से उभर कर आगे आए। वो हुआ। उसके बाद राजनीतिक में मैंने अपना काम किया ही है। तो मैं सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक तीनों क्षेत्रों में लेकर हर प्रकार से निर्णय रहता हूँ। मैंने ऋषिकेश से बद्रीनाथ की पैदल यात्रा 14 दिन की है। 2 दिन में अपने अमरनाथ की यात्रा पैदल की है। तो मैं इस प्रकार से अपने धार्मिक कार्य भी करते रहता हूँ सामाजिक के साथ साथ में। जैसे खाटू श्याम के भजन की बात हुई तो खाटू श्याम के एक मन में ललक थी कि एक करना, लेकिन वो प्रोग्राम 3 बार पोस्टपोन हुआ। वो कहीं ना कहीं आकर मेरे चाचा जी अभी विगत पिछले 25 दिन पूर्व ही उनकी देहांत हुआ है। तो उसमें मैंने उनकी फिर श्रद्धांजलि में के रूप में वो खाटू श्याम के भजन करवाकर बड़वा शहर में करवाएं। तो ये एक इस सनातन धर्म है और हिंदू धर्म के हैं, तो निश्चित तौर से हम हमारे धर्म की बात को रखना चाहिए और किस प्रकार से आगे धर्मों को बढ़ाएं, राजनीतिक भी करें। लेकिन जब राजनीतिक की चादर पर हम बैठे हैं तो राजनीतिक की बात करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखा है कि अगर हम राजनीतिक की दरी पर बैठकर बात कर रहे हैं तो राजनीतिक बात करना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में अगर हम बैठे हैं तो धार्मिक क्षेत्र को राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए। और समाज की अगर दरी पे बैठे हैं, समाज की अगर कोई बात करते हैं तो उसमें राजनीतिक नहीं लाना चाहिए। मूल मंत्र ये तीनों जब भी सफल इन चीज़ों में होते हैं कि ये तीनों अलग अलग स्थान पर बैठकर हम अलग अलग बातें करते हैं, तो निश्चित तौर से आपकी छवि समाज में, समाज के बाहर, हमारे विधानसभा के, जैसे आपने विधानसभा की बात करी तो विधानसभा एक मेरा एक परिवार इस रूप में है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमारे को प्रेरणा मिलती रही। हमारे ग्रैंडफादर के जो मित्र थे वो हम लोगों को वो संस्कार हमारे में देखते हैं, तो बड़ा प्रेम और स्नेह जब मिलता है तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास पूर्ण रूप से हम लोगों ने किया है। उसको पूरी बढ़वा विधानसभा के लोग और खरगोन जिले, खंडवा जिले के लोग जानते हैं कि हमने किस प्रकार से ये काम किया है। निश्चित ही 18 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिताया था। और आने वाले समय पे भी जो आपने एक प्रश्न किया था उसका जवाब अब मैं देना चाह रहा हूँ कि निश्चित तौर से अगर 23 में कांग्रेस, अभी हम चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल बढ़वा विधानसभा में 1001% कांग्रेस की सीट वहाँ जीत कर आएगी। चलिए, तो ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश महामंत्री नरेंद्र पटेल जी। बढ़वा विधानसभा से वे आते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।